हेलो एवरीवन, वेलकम टू पार्ट 3 ऑफ स्पेस सेक्टर। प्रीवियस 2 क्लासेस में हमने जो इम्पोर्टेंट स्पेस मिशंस थे वो देखे थे। लास्ट क्लास के अंदर हमने जो 2025, 2024 इवन जो इसरो की फ्यूचर मिशंस हैं उनको देखा था। लास्ट क्लास में हमने 2024 के, 25 के और इवन जो फ्यूचर मिशन है जैसे 2035 का भारतीय स्पेस स्टेशन मिशन या फिर वो गगनयान मिशन हो, ठीक है, वो जो फ्यूचर वाले मिशन है वो भी देखे थे। तो हमने प्रीवियस क्लास में पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर तीनों टाइप के इसरो के मिशंस देखे थे, है ना। एक बार प्रीवियस क्लास को रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। जैसे जस्ट गिव मी ए सेकेंड। प्रीवियस क्लास में हमने क्या पढ़ा था, क्विकली उसको रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि रिवीजन इज द की टू सक्सेस। इस लेक्चर सीरीज के बाद जो मिशंस के रिगार्डिंग मैंने 3 लेक्चर्स प्रिपेयर करे, आपको कोई और लेक्चर नहीं देखना फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स 2026। इसके अंदर अपन ने सारे मिशंस कवर कर लिए हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 2008 टू 2035, 2035 तक के हमने मिशंस कर लिए हैं। और इवन हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी जो स्पेस सेक्टर के रिगार्डिंग है, स्पेस मिशन के रिगार्डिंग है, वो भी देख लिए प्रीवियस क्लासेस में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या देखने वाले हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग हमारा देखने वाले हैं कि वेरियस टाइप ऑफ लॉन्च व्हीकल्स और वेरियस टाइप ऑफ ऑर्बिट्स, सैटेलाइट्स, वो देखने वाले हैं। तो लास्ट क्लास में हमने किसके रिगार्डिंग पढ़ा था, एक्सॉम मिशन के रिगार्डिंग पढ़ा था। ये काफ़ी हाईलाइटेड था क्योंकि इसमें आप जो देख रहे हैं सुधांशु शुक्ला, ये भारत के पहले ऐसे एस्ट्रोनॉट, जी हाँ, भारत के पहले ऐसे एस्ट्रोनॉट थे, ठीक है, जो स्पेस वॉक करके आए थे। और कहाँ गए थे ये, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन गए थे। कहाँ गए थे, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ये वही स्टेशन है जहाँ पे सुनीता विलियम्स भी रह के आई थी। मिशन का नाम था एक्सॉम 4। इंडिया के सुधांशु शुक्ला के अलावा हंगरी के लोग भी हंगरी के एस्ट्रोनॉट भी थे, यूएस के एस्ट्रोनॉट्स भी थे, ठीक है। और ये सेम सुधांशु शुक्ला गगनयान मिशन में भी जाएंगे, जो भारत का एक मिशन होने वाला है, गगनयान मिशन में भी जाएंगे ये, जो इंडिया का पहला मैन मेड मिशन होगा। तो जो एक्सॉम 4 मिशन है इसके अंदर किस किस का कोलैबोरेशन था, इसके अंदर कोलैबोरेशन था स्पेस एक्स का, नासा का। कहाँ जा रहे थे ये याद रखिएगा, हम अभी तक लो अर्थ ऑर्बिट में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ये गए थे। किसके साथ कोलैबोरेशन करा था, एक्सॉम 4 खुद एक कंपनी है, उसके अलावा स्पेस एक्स के साथ हमने कोलैबोरेट करा था, ठीक है। और इसरो ने भी कोलैबोरेट करा। स्पेस एक्स का एक लॉन्चिंग व्हीकल है, इसका नाम क्या है, Falcon 9, वो हमने यूज किया था, हमने ये देख लिया था, ठीक है। ये मिशन किसके अराउंड घूम रहा था, ये मिशन घूम रहा था अराउंड माइक्रो ग्रेविटी। और यही यूपीएससी 2025 का क्वेश्चन था कि ग्रेविटी पे, जो माइक्रो ग्रेविटी आपको पता है ना, जैसे जैसे हम पृथ्वी से दूर जाते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता था, रिड्यूस होता जाता है जैसे जैसे हम पृथ्वी से दूर जाते हैं। तो माइक्रो ग्रेविटी पे, इसलिए तो देखा है आप लोग कि लोग उड़ते रहते हैं पृथ्वी में और पृथ्वी से दूर जाते हुए। तो क्यों उड़ रहे हैं, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत कम है। हम आज पृथ्वी पे खड़े हो पा रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो जैसे जैसे हम पृथ्वी से दूर जाएंगे तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स वीक हो जाएगा। तो माइक्रो ग्रेविटी का क्या फर्क पड़ता है एस्ट्रोनॉट्स पे, ठीक है, क्या स्टडीज होती हैं, वो सब ये देखने गए थे सुधांशु शुक्ला जी, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था गगन मिशन, इसके रिगार्डिंग में क्वेश्चन आ गया था। गगन मिशन किस किस का था, इसरो का था, साथ ही साथ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया वही है जो आप दमाल मूवी में देखे थे, ठीक है। इसका काम क्या होता है, ट्रैफिक मैनेजमेंट करना फ्लाइट्स का। इवन जब फ्लाइट टेक ऑफ करती है और लैंडिंग करती है तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का काफ़ी बड़ा रोल होता है, क्योंकि वो वेदर कंडीशंस बताते हैं, ठीक है। वेदर कंडीशंस के अकॉर्डिंग फ्लाइट टेक ऑफ और अपना लैंडिंग कर सकता है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के बारे में बताते हैं, अलग अलग डिफरेंट वेदर फेनोमेना के बारे में बताते हैं, जिससे फ्लाइट का इजी स्मूथ टेक ऑफ और लैंडिंग हो सके। बट इसमें मैनुअल इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा है, उसको ऑटोमेटिक करने के लिए हमने क्या लिया, गगन मिशन लिया, जिसमें इसरो क्या करेगा, विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट्स अब हम क्या कर पाएंगे, गाइड कर पाएंगे हमारी फ्लाइट्स को। इसमें हमने 3 सैटेलाइट जोड़ी हैं, साथ ही साथ हमने जीपीएस का भी इसमें इस्तेमाल करेंगे। बट जीपीएस इंडिया का नहीं है, कहाँ का है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का है। तो यूएसए के जीपीएस को यूज़ करने के अलावा जियो 1, जियो 2 और जियो 3, 3 सैटेलाइट हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। ये हमने मिशन देखा था। फिर यूपीएससी 2025 के हमने 2 क्वेश्चन देख लिए थे। फिर हमने देखा था हम खुद का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाएंगे, जैसा स्टेशन अपना यूएसए के पास है, चाइना के पास है, रशिया के पास है। अगर इंडिया बना लेता तो इंडिया 4th कंट्री हो जाएगा। टारगेट क्या रखा है हमने, 2035 तक हम हमारा खुद का एक अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन बना देंगे। ये सब स्टेशन बनते कौन से ऑर्बिट में होते हैं, लो अर्थ ऑर्बिट में होते हैं। लो अर्थ ऑर्बिट मतलब 400 किलोमीटर तक के हम डिस्टेंस में इसको रखने वाले हैं, ठीक है।
इसकी कैपेसिटी क्या होगी, 3 से 4 एस्ट्रोनॉट इसमें होंगे। ये हमने देख लिया था लास्ट क्लास में। ठीक है, इंडिया से पहले कौन कौन से कंट्रीज जिनका खुद का एक स्पेस स्टेशन है, यूएस है, रशिया है और चाइना है। अच्छा, एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है जो कुछ कंट्रीज का क्या है, जेवी है। जेवी मतलब ज्वाइंट वेंचर है। 4-5 कंट्रीज ने मिलकर खुद का एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाया है। वो 4-5 कंट्रीज कौन सी है, एक नासा है, रॉसमोस या रॉस कॉस्मोस, ये कौन सी है, रशिया की स्पेस कंपनी है। जाक्सा किसकी है, जापान की है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी है और सीएसए है फॉर कनाडा स्पेस एजेंसी। तो ये 5 कंट्रीज ने मिलकर खुद का एक क्या बनाया, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाया। 1998 में ये बनाया था। 2000 सन 2000 में पहली बार इसमें ह्यूमंस जाके क्या करे थे, ह्यूमंस जाके ट्रेवल करे थे, एस्ट्रोनॉट्स गए थे यहाँ पे। 1998 में बना था और 2000 के अंदर इसमें ह्यूमंस रहने लग गए थे। ये अपन ने देख लिया था। जो सुनीता विलियम थी वो भी हमने देखा था इसी के अंदर थी पिछले लास्ट 1 ईयर से। ये एक दिन में मतलब 24 आवर्स में, 24 आवर्स इज इक्वल टू 1 डे। तो ये 24 आवर्स में 15 से 16 बार क्या कर लेता है, पृथ्वी के चक्कर लगा लेता है। मैंने आपको बताया है अगर आप अपने छत पे खड़े हैं रात को तो हो सकता है कि आप इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को देख पाएंगे, क्योंकि मैंने खुद ने अपनी नेकेड आई से, खुद अपनी आंखों से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन देखा है। ये लगातार आपको लगेगा कि तारे इतना फास्ट कैसे मूव कर रहे हैं, बहुत सारे तारे एक साथ मूव करते हुए दिखते हैं। वो एक्चुअल तारे नहीं होते हैं, वो हमारा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन होता है। फिर एक और 2025 के अंदर बहुत सक्सेसफुल मिशन था इसरो का जिसका नाम था स्पेस डेक्स। ये एक डॉकिंग मिशन था। डॉकिंग मतलब 2 सैटेलाइट्स को जोड़ना अंतरिक्ष के अंदर, 2 सैटेलाइट्स को असेंबल करना, दैट इज कॉल्ड डॉकिंग। ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है स्पेस स्टेशन बन जाएगा। स्पेस स्टेशन में हमको सैटेलाइट्स को जोड़ना पड़ेगा, सैटेलाइट को निकालना पड़ेगा। तो तैयारी हम पहले से ही करके रख रहे हैं ताकि हमारा स्पेस स्टेशन प्रॉपर 100% एक्यूरेसी के साथ कम से कर सके। तो स्पेस डेक मिशन इसरो का मिशन है, हम पीएसएलवी रॉकेट को इसमें यूज करेंगे। ठीक है, ये क्या होगा, एक डॉकिंग मिशन था जिसमें हमने 2 सैटेलाइट्स को जोड़ने की कोशिश की थी, हम इजीली उसको डॉक कर पाए थे, जोड़ पाए थे। फिर हमारा था प्रोबा 3 मिशन। कौन सा मिशन, प्रोबा 3। ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी और इसरो का कोलैबोरेशन है। इस पे हमने क्या करा है, आर्टिफिशियल सूरज, सोलर एक्लिप्स, सूर्य ग्रहण आर्टिफिशियल। ठीक है, एक तो होता है नेचुरल एक्लिप्स ग्रहण और एक होता है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल कैसे, मतलब यहाँ पे 2 सैटेलाइट्स को यूज किया है, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो 150 किलोमीटर है। ये सैटेलाइट सन की रेस को ब्लॉक करेगा और ये सन का जो आउटर लेयर होती है, सन की आउटर लेयर को हम कहते हैं कोरोना। ठीक है, ये वो कोरोना नहीं है जो 2020 में आया था। ये सन की आउटर लेयर कोरोना को वो करेगा, एनालिसिस करेगा कि सन इतना गर्म कैसा है। उसके अलावा जो सोलर फ्लेयर्स है हम उसमें उसको स्टडीज करने वाले हैं इसके अंदर। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट प्रोबा। प्रोबा 3 याद रखना यूरोपियन स्पेस एजेंसी और इसरो का है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बच्चों को कंफ्यूजन होता है सर आदित्य L1 मिशन क्या था, फिर प्रोबा 3 तो समझ में आ गया, तो आदित्य L1 मिशन क्या था। बेटा आदित्य L1 आपको कंटिन्यूस ऑब्जर्वेशन देता है, वो पूरे सोलर का ऑब्जर्वेशन देता है। और आदित्य L1 मिशन हमने कहाँ छोड़ा था, लैग्रांज पॉइंट 1 पे कहा था, और ये हम अर्थ ऑर्बिट के यहाँ पे छोड़ रहे हैं। ठीक है, आदित्य L1 मिशन में हमने सिर्फ एक ही सैटेलाइट यूज करी थी, यहाँ पे हमने 2 सैटेलाइट यूज करी थी। यहाँ हम कंटिन्यूस सन का ऑब्जर्वेशन कर रहे थे आदित्य L1 मिशन में। वही मैं बात करूँ प्रोबा 3 के अंदर, वहां हम बात कर रहे हैं सोलर एक्लिप्स की। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे चलते हैं। अगला जो था दैट इज हमने चंद्रयान फोन देखा था। चंद्रयान फोन क्या है, इंडिया का बड़ा एम्बिशियस मिशन है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, मून के अंदर सिर्फ जाएंगे नहीं, लैंड नहीं करेंगे। लैंड करने के बाद वहां से हम सैंपल भी लेके आएंगे। क्या करेंगे, सैंपल भी लेके आएंगे। ठीक है, तो ये मिशन चंद्रयान 3 का ही अपग्रेडेड वर्जन है। यहाँ पे हम लैंडर और रोवर तो यूज करेंगे, साथ ही साथ हम सैंपल रिटर्न करेंगे। सैंपल किसका, जो मून पे सॉइल है, ब्रिक है, उसका हम सैंपल रिटर्न करें। ठीक है, ये मिशन की खास बात ये होगी कि इसमें हम 2 लॉन्चिंग व्हीकल यूज करने वाले हैं। ठीक है, 2 रॉकेट लॉन्चिंग व्हीकल मतलब 2 रॉकेट हमारे हम यूज करने वाले हैं इसमें। ये हमने देख लिया था। एक्सक्यूज मी। फिर था लूपेक्स, जिसको हम चंद्रयान 5 के नाम से भी जानेंगे। ये इंडिया यानी इसरो और जाक्सा मतलब जापान की स्पेस एजेंसी, इन दोनों का कोलैबोरेशन होने वाला है, जिसमें जापान बहुत एडवांस रोबोट यानी रोवर हमको देगा। रोवर इज नथिंग बट अ रोबोट। जब भी बच्चों को मैं रोबोटिक्स पढ़ाता हूँ तो उसमें रोवर भी पढ़ाता हूँ। ये देखो, दिस इज जो ये आप देख रहे हो दैट इज रोबोट। और इसको रोबोट स्पेस की टर्म में इसको हम क्या बोलते हैं, रोवर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रोबोट। आप कमेंट बॉक्स में मुझे ये जरूर बताइएगा कि हमने
प्रज्ञान और एक कौन सी चीज थी जिसका नाम हमने क्या करा था, एज अ रोवर यूज किया था, याद है ना कि हमने चंद्रयान 3 के अंदर हमारा एक लैंडर था, एक रोवर था, शायद मैंने ही आपको बता दिया। तो लैंडर का हमारा नेम क्या था, रोवर का क्या नेम था, आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर आंसर दीजिएगा। ठीक है, इसमें अच्छा लॉन्चिंग व्हीकल के लिए भी इसमें जापान का हम S3 रॉकेट यूज करने वाले हैं, ये हमने देखा था। चलिए आगे चलते हैं। लूपेक्स मिशन खत्म हो गया। मैंने आपको ये बताया था कि वाई साउथ पोल, हमारे साउथ पोल क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साउथ पोल जो है वो कंप्लीटली क्या है, आइस से ढका हुआ है। और आइस भी कैसी, ड्राई आइस, मतलब सालों साल ये इतनी आइस सॉलिड हो चुकी है। ठीक है, उसकी स्टडी करनी है, क्योंकि आइस पिघल नहीं रही है, सॉलिड आइस है, और आइस अगर थोड़ा सा भी हीट दी जाए तो क्या बन जाएगी, वाटर बन जाएगी। और जैसे ही वाटर आ जाएगा तो लाइफ की पॉसिबिलिटी हो जाती है। तो ये साउथ पोल जो है एक्सट्रीमली कोल्ड है, उस पर ड्राई आइस है, उसी की स्टडी करने के लिए हम चंद्रयान 5 मिशन को करेंगे। उसके बाद मैंने बताया था कि हम शुक्रयान 1 वीनस मिशन भी करने वाले हैं। ठीक है, 2028 तक हमारा टारगेट है। ये एक तरह का ऑर्बिट मिशन होगा, इसमें हम लैंडिंग नहीं करेंगे, सिर्फ उसके ऑर्बिट में जाएंगे। व्हाट डू मीन बाय ऑर्बिट, जैसे ये वीनस एक प्लैनेट है, इसके आसपास एक इमेजनरी लाइन है। ठीक है, एक इमेजनरी पाथ है, उसी को हम क्या कहते हैं, ऑर्बिट। तो यहाँ पे हम सिर्फ ऑर्बिटर देंगे। ऑर्बिटर मतलब एक ऐसा डिवाइस जो यहाँ पे रोटेट करेगा, लाइक दिस इज योर ऑर्बिटर। तो ये वीनस के अराउंड क्या करेगा, रोटेट करेगा, रिवॉल्व करेगा। इट इज कॉल्ड अवर शुक्रयान 1 मिशन। कब आएगा, 2028 में हम करने वाले हैं। इट इज ऑर्बिटर मिशन। यहाँ पे याद करना, क्वेश्चन आ जाएगा कि ये लैंडर भी है, रोवर भी है, कुछ नहीं है। लैंडर रोवर कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, ये हमने देख लिया था। पेलोड्स वेलोड्स आप लास्ट क्लास देख लीजिएगा। फिर हमने कहा था लीगो मिशन। लीगो हम खुद की एक लेबोरेटरी बना रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर हम क्या देखने वाले हैं, ये आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पे होने वाली है। इसके अंदर हम देखने वाले हैं कि ब्लैक होल, डार्क मैटर, डार्क एनर्जी जैसी चीज़ों का कैसे ओरिजिन हुआ, ब्लैक होल कैसे बना था। ये भारत के कौन कहाँ पे हो रहा है, महाराष्ट्र के हिंगोली जिले में बनने वाला है। इसके अलावा लीगो स्टेशन और कहाँ कहाँ पर है, वो यूएसए के अंदर है, इटली के अंदर है, जापान में है, और महाराष्ट्र के अंदर। ये हमने देखने की बात की थी। ठीक है, तो ये था हमारा पार्ट सेकंड। अभी तक मैंने सिर्फ प्रीवियस क्लास को आपको रिवाइज कराया है। नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करते हैं आज हमारी क्लास नंबर 3, जहाँ पे हम कुछ इसरो के मिशन और अदर जो स्पेस एजेंसी है, जैसे लाइक नासा, जाक्सा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, उनके मिशन को हम कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मंगलयान 2। याद है मंगलयान 1 मिशन 2013 के अंदर अपन करे थे, जिसपे मिशन मंगल मूवी बनी थी अक्षय कुमार की, जिसमें उसका डायलॉग है, पूरी दुनिया से कहो कॉपी दैट। तो सेम मंगलयान 2 मिशन होने वाला है। मंगलयान 1 मिशन जो था वो एक ऑर्बिटर मिशन था, जहाँ पे सिर्फ हमने ऑर्बिटर को ही भेजा था, सिर्फ ऑर्बिट की स्टडी करी थी। अब यहाँ पे हम लैंडिंग करेंगे। ठीक है, तो 2027 तक इस मिशन को कंप्लीट करने की बात की जा रही है। 2027 में इस मिशन को इसरो लॉन्च करेगा। ठीक है, लॉन्चिंग कौन सा व्हीकल, हमारा बाहुबली रॉकेट GSLV, उसकी हेल्प से हम करेंगे। GSLV Mark 3, हैवीएस्ट रॉकेट ऑफ इंडिया। ठीक है, इसमें हमारा लैंडर भी होगा, रोवर भी होगा, और खास बात है यहाँ पे हम ड्रोन टाइप हेलीकॉप्टर, जैसे ये नासा का आप हेलीकॉप्टर देख रहे होंगे, वैसा एक हेलीकॉप्टर भेजने वाले हैं हम। अभी तक हम क्या करते हैं, सरफेस पे हम ऐसा रोबोट भेजते हैं। ठीक है, सरफेस पे हम क्या भेजते हैं, रोबोट भेजते हैं जो ट्रैवल करता है। बट अब इस मिशन में हमने एक खास बात बोली है कि हम एक हेलीकॉप्टर भेजेंगे। हेलीकॉप्टर इज लाइक ड्रोन, ये भी एक तरह का रोबोट। अभी नासा ने यूज किया था इसको एक मिशन में, तो सेम उसी तर्ज पे भारत भी क्या करने वाला है, इसको यूज करने वाला है। दिस इज योर मंगलयान 2 मिशन। फिर है आर्टिमिस 2, जो एक नासा का मिशन होने वाला है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। 2026 तक इसको, अप्रैल 2026 तक लॉन्च करने की बात की जा रही है। इस मिशन की बात, खास बात ये है कि हम यहाँ पे जो मून है, मून के चारों तरफ ऑर्बिट में चक्कर लगा के वापस रिटर्न अर्थ लेके आएंगे एस्ट्रोनॉट्स को। ये मिशन खास क्यों है, आप वेट कीजिए। ठीक है, सबसे पहली बात, इसके अंदर कौन सा अपन लॉन्चिंग व्हीकल यूज करने वाले, अपन मतलब नासा। ये एक पहली बात तो इंडिया का मिशन नहीं है। अब जो हम मिशन देखने वाले हैं वो मेनली अदर स्पेस एजेंसी के हैं, इसरो का ये मिशन नहीं होने वाला है। जैसे हमारे देश में इसरो है, नासा कहाँ पर है आपके, यूएसए के अंदर है ना। ठीक है, तो इसमें हम लॉन्च व्हीकल मतलब कौन सा रॉकेट यूज करने वाले हैं, दैट इज हमारा स्पेस लॉन्च व्हीकल, SLS। ठीक है, कल को ये इंडिया का मिशन बता दे, इसरो का मिशन बता दे, दैट इज रॉन्ग। ठीक है, स्पेस क्राफ्ट ओरियन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये एक क्रूड मिशन होगा, हम यहाँ पे लोगों को भेजने वाले हैं, हम मतलब अमेरिका। अमेरिका यहाँ पे किसको भेजने वाला है, लोगों को भेजने वाला है। उसके बाद रिटर्न होंगे वो लोग मून की ऑर्बिट को स्टडी करने के बाद वापस अर्थ पे। ठीक है, ये है आर्टिमिस 2।
देखो अब कुछ बच्चों का नाम होगा कि सर ये सेकंड नाम क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि इससे पहले भी एक बार जा चुके हैं 1972 के अंदर लो अर्थ ऑर्बिट तक गए थे। अब उसके बाद अच्छा सेकंड इसलिए है क्योंकि अभी तक हम लोग जो जाने की बात करते हैं दैट इज लो अर्थ ऑर्बिट। लो अर्थ ऑर्बिट मतलब डिस्टेंस कम है, ठीक है, करमान लाइन के बाद डिस्टेंस बहुत कम है। बट हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि अब हम लोग क्या जाने वाले हैं, स्पेस में लो अर्थ ऑर्बिट से भी दूर की तरफ जाने वाले हैं। तो द फर्स्ट ह्यूमन मिशन बियॉन्ड द लो अर्थ ऑर्बिट इन 1972, और ये हमारा सेकेंड मिशन होगा, ठीक है। अभी तक जो एस्ट्रोनॉट्स हैं वो मेनली अपने लो अर्थ ऑर्बिट तक जाने का ट्राई करते हैं, बट अब हम क्या बनेंगे, एस्ट्रोनॉट्स को डीप स्पेस मिशन करवाएंगे, ठीक है। लास्ट मिशन कौन सा था, अपोलो 17 1972 के अंदर। यहाँ पे हम ह्यूमंस को भेजेंगे, उसके बाद उनको रिटर्न करवाएंगे। तो ये वो 4 लोग हैं जिनको सेलेक्ट किया गया है। इसका मिशन है ये, याद है, ये देखिए अमेरिका का फ्लैग दिख रहा होगा आपको, ये है नासा का। फिर शक्ति सेट, सेट जिसके नाम के पीछे भी लग जाए दैट इज सैटेलाइट, दैट इज योर सैटेलाइट, ठीक है। शक्ति सेट इसके अंदर हमने, इसमें क्या होता है 12,000 लड़कियां 108 कंट्री से, मतलब 12,000 कंट्रियां और 12,000 लड़कियां 108 कंट्रीज से हमको क्या करना है, सेलेक्ट करना है। उन लड़कियों की एज क्या होगी 14 से 18। ये खुद की एक सैटेलाइट बनाएगी, हर कंट्री से हमने माना है कि मिनिमम एक लड़की चाहिए हर एक कंट्री से हमारे को, कितना, मिनिमम 1 गर्ल चाहिए जो क्या बनाएगी, सैटेलाइट बनाएगी। शक्ति सेट हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि इनकी जो ट्रेनिंग होगी, ऑनलाइन ट्रेनिंग होगी, वो कहाँ होने वाली है, इंडिया में होने वाली है। तो ये काफ़ी अच्छा एक इनिशिएटिव है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, स्पेस एजेंसी को ग्लोबली कोलैबोरेट कर रहे हैं, ठीक है। और इससे हमारा रिसर्च वाला पार्ट काफ़ी स्ट्रांग होगा, ठीक है। एजुकेशन सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। 1 गर्ल फ्रॉम ईच कंट्री, हर एक हर एक लड़की फ्रॉम एक कंट्री से अपन क्या करने वाले हैं, इसको हैंड पिक करने वाले हैं, ठीक है। उनकी ट्रेनिंग क्या होने वाली है, इंडिया में होने वाली थी। और जो ये गर्ल्स एक सैटेलाइट बनाएगी, शक्ति शक्ति सेट, इसको हम गगनयान मिशन में क्या करने वाले, यूज करने वाले। जो इंडिया का गगनयान मिशन है, जो लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया भी था, उसमें हम इसको यूज करने वाले हैं। ये हमारा जो एजुकेशनल सेक्टर है, जो हमारा रिसर्च है, उसको काफ़ी स्ट्रॉन्ग करेगा। इसमें हम वुमेन एम्पावरमेंट की, गर्ल्स की बात करते हैं। इसको आप GS 3 के साथ कनेक्ट करने के अलावा आप GS 1 से भी इसको कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। GS 3 मतलब जनरल स्टडीज सीरीज, मेंस के टॉपिक्स के साथ भी आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। फिर आता है पोलरिस डाउन मिशन, ठीक है। पोलरिस डाउन मिशन ये किसका है, स्पेस एक्स का है। ये मिशन थोड़ा पुराना हो गया है बट स्टिल मेरे को लगता है इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि ये पहला ऐसा मिशन था जब हमने कमर्शियल स्पेस फ्लाइट, अभी तक स्पेस में कौन जाते थे, सिर्फ वैज्ञानिक जाते थे, एस्ट्रोनॉट्स जाते थे, बट स्पेस एक्स ने इसको एज अ बिजनेस के तौर पे देखा है। अब वो लोगों को क्या बेचता है, स्पेस में बेचता है, ठीक है, और उसका चार्ज लेता है, मतलब स्पेस टूरिज्म, एक तरह का क्या हो गया, स्पेस टूरिज्म, ठीक है। तो ये फर्स्ट कमर्शियल फ्लाइट थी, कमर्शियल मतलब वाणिज्य, जो पैसों के लिए बनाई गई हो, ठीक है। स्पेस एक्स ने करा था 10 सितंबर 2024। दो ये मिशन पुराना हो चुका है, पर स्टिल आप इसको अपने मेंस में कोट कर सकते हैं और इससे रिलेट कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ें। ये पहला ऐसा मिशन था जहाँ पे हमने नॉर्मल लोगों को भेजने की बात की थी। अच्छा, मिशन की खास बात क्या है कि हमने 1400 किलोमीटर दूर तक लोगों को भेजने की बात करी थी, इतना ज़्यादा एल्टीट्यूड, मतलब लो अर्थ ऑर्बिट जो हम 400 किलोमीटर तक बोलते हैं कि 400 किलोमीटर तक हमारा जहाँ पे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, वहाँ तक तो मिशन चले जाते हैं, पर 1400 किलोमीटर दूर तक भेजना और फिर वापस उनको बुलाना, ये इतना इजी टास्क नहीं होगा। इसके साथ हमने इनको कौन सी बेल्ट भेजा था, एलियन रेडिएशन बेल्ट, नाम में क्या रहा है, रेडिएशन बेल्ट। ये ऐसी बेल्ट होती है, बेल्ट मतलब एक ऐसा एरिया जहाँ पे रेडिएशन क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है, और उन रेडिएशन का इम्पैक्ट ह्यूमन पे कैसा है वो हमने स्टडी करा था इस मिशन के अंतर्गत। तो वाई एलियन बेल्ट मैटर, क्योंकि ये जो, देखो नाम में क्या आ रहा है, रेडिएशन बेल्ट, ये जो ये एरिया होता है कुछ नहीं है, 1400 किलोमीटर के यहाँ पे एक बेल्ट आता है जिसको वैन एलियन बेल्ट कहते हैं। यहाँ पे रेडिएशन की जो इंटेंसिटी वो काफ़ी ज़्यादा हाई रहती है, काफ़ी डेंजरस रहती है, ठीक है। तो वहाँ जाके एस्ट्रोनॉट्स को भेजना और एस्ट्रोनॉट वहाँ जाके रेडिएशन को टेस्ट करके आए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आता है रूमी 1, ये इंडिया के लिए काफ़ी गौरव की बात है और काफ़ी इंपॉर्टेंट मिशन है, इसको आप 3 स्टार मार्क कर दीजिए। वाई, क्योंकि रूमी का पहली बात तो फुल फॉर्म देखिए, रीयूजेबल हाइब्रिड अल्टीमेट मिशन ऑफ इंडिया। इस मिशन का क्या था बच्चों, आपको पता होगा कि हमारे पास PSLV है, GSLV है, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है।
बट अब इंडिया रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल, ऐसे व्हीकल्स जिसको हम बार बार यूज कर पा रहे हैं, ऐसे व्हीकल्स हमारे किसके पास थे? स्पेस एक्स के पास थे, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। बट वो अब जो रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है वो इंडिया के पास भी होने वाले हैं। तो रूमी का फुल फॉर्म क्या होगा? रीयूजेबल हाइब्रिड अल्टीमेट मिशन ऑफ इंडिया। अब ध्यान से एक बात सुनिएगा, ये वर्ल्ड का फर्स्ट मोबाइल रीयूजेबल हाइब्रिड व्हीकल है। पर अब आप बच्चे सोचेंगे कि सर आपने अभी तो बताया कि स्पेस एक्स के पास खुद के रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है। रीयूजेबल का मतलब क्या? आपने कभी भी देखा होगा, कोई भी लॉन्च व्हीकल ऊपर जाता है तो उसके कुछ कुछ पार्ट अलग होते रहते हैं और फिर फाइनली पे लोड रहता है, बाकी सारे पार्ट्स उसके क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं। अब ऐसे रॉकेट बन गए हैं जिनके जो ये पार्ट्स अलग हो रहे हैं ना, इनको भी हम क्या कर सकते हैं? यूटिलाइज कर सकते हैं। और ये टेक्नोलॉजी सबसे पहले स्पेस एक्स लेके आया था। बट इंडिया ने भी अब ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर दी है कि जहाँ पे वो जो रॉकेट के जो ये पार्ट्स अलग हो रहे हैं उसको हम रीयूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पर लिखी है कि ये वर्ल्ड का फर्स्ट मोबाइल रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट है। अब आप सोचेंगे सर आप अभी तो कह रहे हो स्पेस एक्स और अभी कह रहे हो इंडिया वर्ल्ड का फर्स्ट है। आप सोचिए, हमने जो स्पेस एक्स का है ना, वो मोबाइल रॉकेट नहीं है। मोबाइल रॉकेट मतलब जिसको कहीं से भी हम छोड़ सकते हैं, वो हाइब्रिड नहीं है। हाइब्रिड का मतलब क्या होता है? जैसे जो ये लॉन्चिंग व्हीकल्स होते हैं ना, इनमें डिफरेंट टाइप के फ्यूल्स यूज होते हैं, सॉलिड फ्यूल, लिक्विड फ्यूल। ठीक है, तो हमारा जो फ्यूल, हमारा जो रॉकेट है वो सॉलिड पे भी काम करेगा, लिक्विड भी काम करेगा। वही अगर मैं स्पेस एक्स की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ मैं? स्पेस एक्स की बात करता हूँ, वो मेनली लिक्विड पे काम करता है। ये रियल इमेजेस है। और सबसे पहली बात, जब भी हम इंडिया की स्पेस सेक्टर की बात करते हैं तो सिर्फ हमको इसरो ही याद आता है। मतलब स्पेस सेक्टर में सिर्फ गवर्नमेंट का दबदबा है। बट अब हम बात कर रहे हैं कि हम स्पेस सेक्टर में प्राइवेट पार्टनरशिप्स को भी इंक्रीज करेंगे। क्या करेंगे? प्राइवेट पार्टनरशिप्स को भी इंक्रीज करेंगे। कब हुआ था ये? 24 अगस्त 2024 को। ये हमारी जो तीसरी लॉन्चिंग साइड है, तिरुवनंतपुरम नियर चेन्नई, वहां से करा है। अभी हमारी दो लॉन्चिंग साइट्स के बारे में आपने सुना होगा, एक हरिकोटा आंध्र प्रदेश में और एक तुम्बा केरला के अंदर है। ये हमारी तीसरी लॉन्चिंग साइट्स है। कंपनी का नाम काफी इंपॉर्टेंट होता है, जैसे स्पेस जोन, ये क्या है? प्राइवेट कंपनी है। ये प्राइवेट पार्टनरशिप्स को इंक्रीज करती है स्पेस सेक्टर के अंदर। इसमें हाइब्रिड प्रोपल्शन सिस्टम है। प्रोपल्शन मतलब सिंपल इंजन, हाइब्रिड प्रोपल्शन सिस्टम है इसमें, है ना। इसमें किसी भी तरह के एक्सप्लोसिव मटेरियल का यूज नहीं किया गया। ये काफी ज्यादा एनवायरमेंट फ्रेंडली है। इसमें जो, अब जाहिर सी बात है, स्पेस, कोई भी लॉन्च व्हीकल ऊपर जाएगा और उससे कुछ अलग होगा तो वापस उसको नीचे आना पड़ेगा। नीचे कैसे आएगा? वो पैराशूट से आएगा। किससे आएगा? पैराशूट से आएगा। तो इसमें क्या है, जो पैराशूट कैसे निकलेगा? इलेक्ट्रिकली टिकल, बैटरी लगी हुई है, बैटरी की हेल्प से क्या होगा? वो पैराशूट निकलेगा। इससे क्या होगा? जो स्पेस के अंदर जो कचरा है वो कम होता जाएगा। अभी क्या होता है, जैसे जैसे हम स्पेस में जाते हैं, ये पार्ट्स अलग होते हैं और स्पेस में ऐसे कचरे का काम करते हैं, और ये बड़ी समस्या हो गई है क्योंकि हर कोई कंट्री चाहती है कि उसके स्पेस में मिशन हो। तो स्पेस में मिशन होंगे तो स्पेस में भी कचरा हो जाएगा। आपने एक मूवी देखी होगी टाइगर श्रॉफ की, फ्लाइंग जेट, उसके अंदर बताते हैं कि स्पेस के अंदर भी ह्यूमंस ने क्या कर दिया है? कचरा फैला दिया है, प्लास्टिक रख दिया है। ठीक है, तो स्पेस का कचरा एक नया समस्या आ गया है, उसी के रिगार्डिंग यूपीएससी मेंस में क्वेश्चन भी पूछ रखा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उससे कचरा भी कम होगा क्योंकि अब रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है। तो जो भी हमारे पार्ट्स अलग हुए विद द हेल्प ऑफ पैराशूट नीचे आ जाएंगे। दैट इज आवर रूमी वन मिशन। तो ये जो रूमी वन मिशन है, ये स्पेस एक्स के फैल्कॉन से अलग कैसे है? ठीक है, स्पेस एक्स का फैल्कॉन नो डाउट हैवी रॉकेट है, बहुत ज़्यादा मात्रा में हैवी सैटेलाइट्स पर काम करता है। ये मेनली स्मॉल सैटेलाइट्स के लिए काम किया जाता है। बट जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हमारा व्हीकल जो है वो हाइब्रिड है, और वहीं उनका जो व्हीकल है वो कैसा है? सिर्फ और सिर्फ लिक्विड पे काम करता है। वो एक फिक्स लॉन्च पैड से ही चला जाता है। हमारा मोबाइल लॉन्चर है, आपने पिछले वाली इमेज देखी? आप देखिए, ये हम कहीं भी इसको ट्रक की हेल्प से कहीं भी इसको अपन क्या कर सकते हैं? लॉन्च करवा सकते हैं। ट्रक की हेल्प से इजीली मोबाइल कर सकते हैं इसको, एक जगह से दूसरी जगह हम लेके जा सकते हैं। ठीक है, दिस इज योर रूमी वन मिशन, ये इसकी रियल इमेजेस है। ठीक है, बाकी आप इसके डिफरेंस खुद से एक बार पढ़ के देख लीजिएगा। तो मोबाइल का मतलब ये कहीं से भी लॉन्च किया जाएगा। रीयूजेबल मतलब आपको कितनी बार भी यूज कर सकते हो। हाइब्रिड मतलब इसके अंदर सॉलिड फ्यूल, लिक्विड फ्यूल, किसी भी तरह के फ्यूल का। नेक्स्ट क्लास जो है, जब आपको मैं पीएसएलवी, जीएसएलवी, ठीक है, नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल, जब मैं आपको ये सब पढ़ाऊंगा तब मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा कि किस 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 में कौन सा फ्यूल यूज होता है।
कौन कौन सा फ्यूल यूज होता है ये मैं आपको डेफिनेटली नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। अगला है विक्रम एस। ठीक है, ये इंडिया का पहला प्राइवेट मिशन था, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंडिया का पहला प्राइवेट मिशन स्पेस सेक्टर में, देख रहे हैं स्पेस सेक्टर में इंडिया का पहला प्राइवेट मिशन था। कंपनी का नाम क्या था? स्काई रूट एरोस्पेस। मतलब आप देख रहे हैं स्पेस के अंदर भी हम लोग क्या जा रहे हैं, प्राइवेट पार्टनरशिप की तरह जाते हैं। इसी से आप लिंक कीजिए हमारी लेटेस्ट शांति बिल को। क्या कोई बता सकता है शांति बिल मैंने किसके रिगार्डिंग बताया था आपको करंट अफेयर की क्लास में? शांति बिल था बेटा मेरा न्यूक्लियर एनर्जी के रिगार्डिंग। जैसे हमने स्पेस को प्राइवेट किया है, वैसे ही हम न्यूक्लियर एनर्जी को, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को भी क्या करने वाले हैं, प्राइवेट करने वाले हैं हम। चाहे वो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी हो, चाहे वो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, दोनों डिपार्टमेंट आपके किसके अंदर आते हैं? प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, डायरेक्ट पीएमओ के अंदर आते हैं। ठीक है, तो ये कब हमने लॉन्च किया था? 18 नवंबर 2020 के अंदर। कंपनी का नाम है स्काई रूट। ठीक है, ये इंडिया इसरो और स्काई रूट एरोस्पेस का क्या है, जॉइंट वेंचर था। ठीक है, कहाँ तक गया था? हालांकि ज़्यादा दूर तक नहीं गया था, नियर करमान लाइन तक ही गया था ये। करमान लाइन आप जानते होंगे ना, जैसे अपन जब ज्योग्राफी में पढ़ते हैं ट्रोपोस्फेयर, फिर हम पढ़ते हैं स्ट्रेटोस्फेयर, फिर हम पढ़ते हैं मेजोस्फेयर, फिर हम पढ़ते हैं थर्मोस्फेयर। यहाँ मैं खड़ा हूँ पृथ्वी पे और ये मैं ऊपर की तरफ देख रहा हूँ, तो यहाँ पे एक लाइन आती है, डेट इज कॉल्ड करमान लाइन। क्या आती है? करमान लाइन। क्या होती है बेटा करमान लाइन? कि अर्थ से 100 किलोमीटर ऊपर एक लाइन है। ये लाइन कोई फिजिकल लाइन नहीं है, दैट इज अ इमेजिनरी लाइन, इट इज अ इमेजिनरी लाइन। ठीक है, इसके बाद ही हम मानते हैं कि हमारा क्या होता है, स्पेस स्टार्ट होता है। हमारा स्पेस स्टार्ट होता है इस लाइन के बाद, दैट इज कॉल्ड करमान लाइन। और यहीं इसी जो करमान लाइन के बाद वाला एरिया है, इसको कहते हैं आउटर स्पेस। क्या कहते हैं? आउटर स्पेस। और ये इस एरिया पे किसी भी कंट्री की सोवरेनिटी नहीं है। मतलब इस एरिया पे कोई भी कंट्री का क्या है, सामित्य नहीं है। ये एरिया किसी कंट्री का नहीं है, एक एरिया किसका है, मैनकाइंड का है। ये एरिया सबका है, कोई भी इस एरिया को यूज कर सकता है। ठीक है, दैट इज योर, हम यहाँ पे करमान लाइन तक गए थे। ठीक है, जो आउटर स्पेस ट्रीटी आई थी, कब आई थी? 1967 के अंदर आई थी हमारी। चलिए आगे चलते हैं। अगला है चांग ई मिशन। क्या है? चांग ई मिशन, जो एक चाइना का मिशन होने वाला है। ठीक है, ये हमारे चंद्रयान फोन की तरह एक मिशन था, जिसके अंदर चाइना ने मून से क्या करा, सैंपल को रिटर्न कर दिया। ठीक है, चाइना ऑलरेडी हमसे स्पेस में भी आगे हो गया है। ठीक है, चाइना यहाँ पे क्या कर गया, जो हम मिशन फ्यूचर में प्लान कर रहे हैं चंद्रयान 4, हमने प्लान किया है ना चंद्रयान 4, जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, मून से सैंपल रिटर्न कर पाएंगे। चाइना ने ऑलरेडी उसको क्या कर दिया है, अचीव कर लिया है। देखिए यहाँ से चाइना ने अपना रॉकेट छोड़ा था, उसके बाद वो मून पे गया था, मून से सैंपल कलेक्ट करने के बाद वापस रिटर्न भी हो गया था। ठीक है, तो ये चाइना का हमने देखा भी था कि क्या होता है, लैंडर, रोवर, असेंडर, डिसेंडर, ऑर्बिटर, ये सब कंपोनेंट्स हम ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपने प्रीवियस क्लास मिस करी है तो आप डेफिनेटली उसको देखिए। फिर आता है नासा का वीनस मिशन। ठीक है, जिसके मेनली दो कंपोनेंट है, डाविंसी एंड वेरिटास। ये दो कंपोनेंट क्या है, किसका मिशन है? नासा का मिशन है, इंडिया का मिशन नहीं है। टारगेट क्या है? वीनस, वीनस प्लानेट है। 2028 से 30 तक का प्लान है उसका। यहाँ पे वो जो वीनस है, उस प्लानेट को हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। वीनस प्लानेट पर नोबल गैसेस का क्या इम्पैक्ट रहने वाला है, इसके अंदर ऑर्बिटर होगा, डिसेंट प्रोब होगा, मतलब बहुत सारी चीज़ें इसमें होने वाली है। बाकी जो डिटेल होगी तो तभी मालूम चलेगा जब खुद ये मिशन सक्सेसफुली चल पाएगा। पर याद रखिएगा एक नासा का मिशन है, वीनस के रिगार्डिंग है। ठीक है, यहाँ पे अगर कल को ये क्वेश्चन आ जाए डेवेंसी एंड वेरिटास, इसका संबंध किससे है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू डेवेंसी एंड वेरिटास, तो ये नासा का एक मिशन है जो वीनस के रिगार्डिंग है। आपको इतना याद करना है बस। डेवेंसी मिशन इसके अंदर ही, उसी नासा के मिशन के अंदर ही जो डेवेंसी मिशन है, उसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, जो नोबल गैसेज है, केमिकल प्रोसेस है वीनस के अंदर, देखिए ना पैराशूट के थ्रू हम नीचे जाएंगे, वहाँ स्टडी करेंगे। ठीक है, ये एक क्रू मिशन है क्या? नहीं, क्रू मिशन नहीं है, इसमें भी लैंडर और ऑर्बिटर ही होगा। ठीक है, टेरेस मतलब ये वहाँ का यूनिक रज रब सरफेस है, कठोर जो सरफेस है वो, उसको हम स्टडी करने वाले हैं। फिर अगला है वेरिटास मिशन। ठीक है, इसी के अंदर ही, मतलब इसी के अंदर ही आ रहा है नासा के मिशन के अंदर। यहाँ पे हम जो वीनस की टोपोग्राफी है, स्पेक्ट्रोग्राफी है, उसको डिस्कस करने वाले हैं। वीनस में जो हीट का प्रभाव है वो देखने वाले हैं। वीनस में जो वोल्केनिक एक्टिविटीज़ है, टेक्टोनिक प्लेस प्रोसेस है, उसको भी स्टडी करने वाले हैं। अगला है दैट इज हमारा पेस मिशन। ये भी किसका है?
नासा का है। स्पेस मिशन बड़ा सिंपल मिशन है। ये हम किस नासा किसके लिए कर रहा है? ये नासा ओशंस के रिगार्डिंग कर रहा है कि ओशन में जो फाइटोप्लैंक्टन्स है उन पे क्या है इम्पैक्ट हो रहा है, एरोसोल्स जो है, क्लाउड है, ओशंस है, इन पे क्या हो रहा है। तो जो डिफरेंट टाइप के हमारे इकोसिस्टम है, और इकोसिस्टम में भी जो एक्वाटिक इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम में भी जो एक्वाटिक इकोसिस्टम है उसको हम डील कर रहे हैं। एक्वाटिक मतलब पानी वाला जो इकोसिस्टम है उसको हम देखने वाले हैं। ठीक है। उसके बाद है आइंस्टीन प्रोब मिशन। क्या है? आइंस्टीन प्रोब मिशन जो एक चाइना का मिशन होने वाला है। ठीक है। इसमें क्या, चाइना चाइना बहुत ज़्यादा एडवांस एक्सरे टेलीस्कोप दिखेगा जो स्पेस में जाके जो एक्सरेज हैं उनको स्टडी करेगा। ठीक है। और उस एक्सरे के हेल्प से हम ये देख सकते हैं कि वो जो कॉस्मिक एक्सप्लोजन हुआ था, वो बिग बैंग वाली चीज़ हुई थी, वो कैसे हुई, ब्लैक होल, न्यूट्रॉन, स्टार्स, इस सबको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। बेपी कोलंबो मिशन, ये किसका है? यूरोपियन स्पेस एजेंसी और जाक्सा, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। ये किसको रिगार्डिंग था? मरकरी के रिगार्डिंग था। ये मिशन बहुत पुराना है, बट 2025 में इसके रिगार्डिंग एक अपडेट है, इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है। 2018 का ये मिशन था, 2025 के अंदर इसने अभी डाटा सिग्नल सेंड करना स्टार्ट करा है, और मरकरी के डिटेल जो स्टडीज है वो सामने आने वाली है। याद रखिएगा किसका मिशन है? यूरोपियन स्पेस एजेंसी एंड जापान एरोस्पेस का ये क्या है? मिशन होने वाला है। दिस इज द डेट। 2018 में जब बेपी कोलंबो जो अर्थ से निकला था, 2025 के अंदर वो कहाँ पहुंच चुका है? मरकरी के आसपास हो चुका है, और उसने सिग्नल भेजना स्टार्ट कर दिए। मतलब 2018 से लेके 2025 तक उसको इतना टाइम लग गया मरकरी तक पहुंचने का। वो मरकरी के ऑर्बिट में पहुंच गया और मरकरी को स्टडीज कर रहा है और सिग्नल बेच रहा है, भेज रहा है ना। तो इसके अंदर मेनली हमारे दो ऑर्बिटर्स हैं। एक ये ऑर्बिट आप देख रहे हैं, दूसरा ऑर्बिटर ये देख रहे हैं। ठीक है। मरकरी प्लानिटरी ऑर्बिट जो मरकरी की सरफेस को स्टडी करेगा, उसकी जियोलॉजी को स्पेस करेगा, उसके इंटीरियर को स्टडी करेगा, उसके एक्सोस्फेयर को स्टडी करेगा। ठीक है। वहाँ के एटमॉस्फेयर को करेगा, उसका थर्मल एनवायरनमेंट देखेगा। दूसरा क्या है? मरकरी मैग्नेटोस्फेरिक ऑर्बिटर, ये करेगा मरकरी के जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको स्टडी करेगा। तो ये दो ऑर्बिटर्स के अलग अलग काम है। सिर्फ आपको ये याद रखना है कि ये मिशन किसका है, इसरो और नासा का है क्या? नहीं, ये मिशन जाक्सा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी का। काफ़ी इंपॉर्टेंट मिशन है। ठीक है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लग रहा है कि इस साल इसके पूछे जाने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। चलिए, इतना टाइम क्यों लग गया मरकरी तक पहुंचने का? सबसे इंपॉर्टेंट बात कि मरकरी जो प्लानिट है, अगर आपने थोड़ा भी स्पेस साइंस पढ़ा हो तो मरकरी जो है वो सन के काफ़ी नियर बाय है। सन के नियर बाय होने से क्या है, वहाँ पे हीट बहुत ज़्यादा है। तो आपको कुछ ऐसा ऑर्बिटर बनाना पड़ेगा जो इतने हीट में भी सस्टेन कर पाए, फिर टेम्परेचर्स को झेल पाए। तो ये मिशन उसी रिगार्डिंग है। सोलर की ग्रेविटी, अब सन के पास हो तो सन की तो खुद की ग्रेविटी है वो उसको इसकी तरफ अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। तो वहाँ पे कुछ प्लान मिशन करना ये अपने आप में काफ़ी चैलेंजिंग हो जाता है। देखिए ना, 2018 से लेके 25 तक 7 साल लग गए इसको, मिशन को सिर्फ पहुंचने में मरकरी तक। काफ़ी एक्सपेंसिव मिशन था, और जब 2018 में मिशन ये आया था तब भी काफ़ी हाईलाइटेड था। अगला है जूस मिशन। किसका है? यूरोपियन स्पेस एजेंसी जूस से आप जापान पे टिक मत कर दिएगा। हमको लगता है एग्जाम के अंदर, प्रीलिम्स के अंदर हम भावनाओं में बह जाते हैं और जापान पे टिक कर देंगे। जाक्सा का मिशन नहीं है, ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी का मिशन है। 14 अप्रैल 2023 को लाया था। ये जूस मिशन किसकी रिगार्डिंग है? जे फॉर जूस, जे फॉर जुपिटर, जुपिटर प्लानिट के रिगार्डिंग है ये हमारा। इसके रिगार्डिंग है, जुपिटर प्लानिट के रिगार्डिंग है ना। जुपिटर, आपको पता है ना, जैसे अर्थ का खुद का एक मून है, हमारा चांद है ना, अर्थ का खुद का एक मून है, वैसे जुपिटर के पास बहुत सारे ऐसे चांद हैं। तो जुपिटर के जो तीन सबसे बड़े चांद हैं जो आप देख रहे हैं, एक, दो और ये तीन, इसकी स्टडी के लिए करने गया था। ये जुलाई 2031 को वहाँ पे क्या पहुंचेगा। 2023 में हमने छोड़ दिया है, हमने मतलब यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने। तो 2021-31 तक ये वहाँ पे ऑर्बिट पे पहुंचेगा, और ये जो तीन स्टार्स हैं जुपिटर के आसपास उनको ये स्टडी करेगा। 2.5 साल तक वो स्टडी करेगा, और फिर उसके बाद ये मिशन की लाइफ स्पान खत्म हो जाएगी। 10 साल, और कितना हो गया ये अपना 8 ईयर्स तक तो इसको ट्रैवलिंग टाइम लगेगा, और 2.5 साल ये स्टडी करेगा। तो पूरा ओवरऑल में देखूँ तो 11 साल का हुई हमारा क्या होने वाला है, मिशन होने वाला है। तो ये जो जुपिटर है उसके जो तीन मून है उनको डिस्कस करेगा, लाइक गाइनेमेड, कैलिस्टो, यूरोपा। ये जो तीन आप देख पा रहे हैं, इन तीनों को स्टडी करने की हम बात कर रहे हैं। जैसे बात करूँ अर्थ है,
वो अर्थ का तो एक ही मून है जहां पे हमारा चंद्रयान क्या था, जुपिटर के 95 प्लस मून है। और सबसे ज्यादा जो मून है वो किसके पास है, सैटर्न्स के पास, 140 से ज्यादा। मार्स के पास 2 मून है, ठीक है, होप्स एंड ड्यूम्स। तो ये सब मून है। तो याद रखिएगा जूस मिशन किसके रिगार्डिंग है हमारा, किसके रिगार्डिंग है, जापान के रिगार्डिंग की यूरोपियन स्पेस एजेंसी के रिगार्डिंग, यूरोपियन स्पेस एजेंसी के रिगार्डिंग। और कौन सा है इसमें, कौन से प्लैनेट को हम टारगेट कर रहे हैं, जुपिटर को टारगेट कर रहे हैं। तो अब हमारे जितने भी स्पेस मिशन थे, पास्ट के, प्रेजेंट के और फ्यूचर के, वो हमने कंप्लीट कर दिए हैं। चाहे वो मिशन इसरो का हो, चाहे वो मिशन जाक्सा का हो, चाहे वो मिशन हमारा यूरोपियन स्पेस एजेंसी का हो, चाहे वो मेरा मिशन चाइनीज स्पेस एजेंसी का हो। इसके बाद आपको मिशन के लिए कोई और लेक्चर देखने की जरूरत नहीं है यूपीएससी 2026 के लिए। मिशन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि 2025 में भी हमने देखा 2 क्वेश्चन आए हैं मिशन से, एक गगनयान मिशन और एक गगन मिशन, 2 क्वेश्चन आए हैं। तो मिशन वाला टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी यूपीएससी के लिए, और इवन स्टेट पीसीएस के अंदर भी काफी ज्यादा पूछा जाता है। जैसे यूपी पीसीएस के अंदर, एमपीपीएससी के अंदर, बीपीएससी के अंदर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारा ये इंपॉर्टेंट मिशन वाला टॉपिक। इसको हमको अच्छे से होलिस्टिक फॉर्म में हमने कवर किया है। अब बहुत छोटे छोटे टॉपिक रह गए। नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको बताऊंगा रिगार्डिंग लॉन्चिंग व्हीकल्स, ठीक है, जो भी लॉन्चिंग व्हीकल्स इसरो के हैं वो मैं बताऊंगा आपको। और उसके अलावा मैं बताऊंगा वेरियस टाइप ऑफ सैटेलाइट्स, है ना, वेरियस टाइप ऑफ आवर ऑर्बिट्स, ऑर्बिट के प्रकार बताऊंगा मैं आपको। कुछ फेमस सैटेलाइट्स को हम देखेंगे, जहाँ पे हम जेम्स वेब टेलीस्कोप की बात करेंगे। नेक्स्ट क्लास भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली, 2 क्लास और होंगी, जिसके बाद हमारा पूरा स्पेस सेक्टर, जी हाँ, पूरा स्पेस सेक्टर आपको एक ही जगह मिल जाएगा, जो है आपका खुद का यूट्यूब चैनल यूपीएससी डिकोड बाय भावेश मंगलानी। तो उसमें पूरा आपको स्पेस सेक्टर 2026 के लिए कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें मैंने आपको करंट भी करवा दिया है, ठीक है। बाकी जो करंट जनवरी 2026 से लेके अप्रैल 2026 का होगा वो भी मैं आपको एक वीडियो के अंदर कंप्लीट करवा दूंगा। इसके बाद स्पेस वाला आपका कोई भी टॉपिक बचेगा नहीं, स्पेस के अंदर स्पेस टेक्नोलॉजी का, स्पेस टेक्नोलॉजी का कोई भी आपका टॉपिक अब रहेगा नहीं, ठीक है। यहाँ हमने कंप्लीट कर लिया हमारा स्पेस एंड टेक्नोलॉजी, है ना, मतलब 2 लेक्चर के बाद। उसके बाद हम प्लान करेंगे यहाँ तो हम बायोटेक्नोलॉजी स्टार्ट करें या फिर हम हमारा डिफेंस टेक्नोलॉजी स्टार्ट करें। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में।